हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर सतबीर की आप बीती है। मेरा नाम सतबीर है और मैं हरियाणा रोडवेज में पिछले 15 साल से बस चला रहा हूं। दिन हो या रात, शहर हो या सुनसान हाईवे, स्टीयरिंग मेरे हाथ में रही है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो उस साल हुआ उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये बात है उन दिनों की जब मुझे हरियाणा रोडवेज की एक लेट नाइट रूट बस मिली थी, जो चंडीगढ़ से हिसार जाती थी और बीच में छोटे छोटे गांव, जंगल के टुकड़े और पुराने हाईवे क्रॉस करती थी। लोग कहते हैं रात की ड्यूटी मुश्किल होती है, लेकिन असल मुश्किल तो तब शुरू होती है जब रात खुद तुमसे बातें करने लगे। उस दिन मौसम अजीब था, न ठंड ज्यादा न गर्मी, बस हवा में एक चिपचिपा सा भार। शाम के वक्त डेपो से बस निकालते हुए मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से देखा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ खड़ी हुई पुरानी बसेस और डीजल की स्मेल थी। कंडक्टर रामफल ने टिकट बुक संभालते हुए कहा, आज सीट कम भरेंगी भाई, रात की बस है। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता था कि इस रात बस कम लोगों से नहीं, किसी और चीज से भरी होने वाली है। बस ने जब शहर छोड़ा तो स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे कम होती गईं। हाईवे पर अंधेरा घना हो गया। हेडलाइट की रोशनी में सड़क ऐसे लग रही थी जैसे दूर तक कोई जिंदा चीज ना हो। इंजन की आवाज और टायर्स का रोड पर घिसना ही बस साथ था। रामफल कभी कभी पीछे जाकर सोते हुए पैसेंजर्स को देख लेता। सब नॉर्मल लग रहा था, बस मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी जो बिना वजह पैदा हो रही थी। पहला अजीब पल तब आया जब हम एक पुराने बस स्टॉप के पास रुके। बोर्ड पर नाम आधा मिटा हुआ था। मैंने जिंदगी में इस स्टॉप पर कभी पैसेंजर चढ़ते नहीं देखे थे, लेकिन उस रात वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, धूल से भरा हुआ, चेहरा इतना साफ नहीं दिख रहा था। रामफल ने गेट खोला और पूछा कहाँ जाना है। उस आदमी ने धीमी आवाज में बोला, आगे, जहां सब उतरते हैं। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो कान के अंदर तक चली गई। वो चुपचाप लास्ट सीट पर बैठ गया, बिना टिकट मांगे, बिना कुछ बोले। बस आगे बढ़ी तो मुझे लगा जैसे इंजन पर ज्यादा जोर पड़ रहा हो। स्पीड कम हो रही थी, जबकि रोड सीधी थी। पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। रियर मिरर में देखा तो लास्ट सीट खाली थी। वो आदमी गायब था। मैंने रामफल को बोला, पर उसने कहा, कोई भी तो नहीं उतरा। जंगल वाले स्ट्रेच में घुसते ही हवा भारी हो गई। शीशे पर उंगलियों के रगड़ने जैसी आवाज आने लगी। ब्रेक अचानक लग गए। बस झटके से रुकी। पैसेंजर्स घबरा गए। तब रामफल ने कान के पास कहा, पीछे वाली सीट पर फिर कोई बैठा है। मैंने मुड़कर देखा, वही सफेद कुर्ता। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने धीरे से कहा, अभी नहीं। बस के अंदर ठंडक फैल गई। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वही पेड़, वही माइलस्टोन बार बार दिख रहा था। पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी। फिर रामफल चिल्लाया, बस के साथ लोग चल रहे हैं। मिरर में देखा तो अंधेरे से आकृतियां निकलकर बस के साथ चल रही थीं। जैसे ही जंगल का साइन क्रॉस हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लास्ट सीट खाली थी। पैसेंजर्स चुपचाप उतर गए। अगले दिन डेपो में पता चला कि इसी रूट पर 3 ड्राइवर्स रात की ड्यूटी में अचानक मर चुके थे और सबने लास्ट में इसी जंगल का नाम लिया था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो लग रहा था जैसे रात अभी भी खत्म नहीं हुई। सर भारी था, हाथ पैर में अजीब सी कमजोरी थी। मैं बेड पर बैठा तो स्टीयरिंग घूमने का एहसास हुआ, जैसे अभी भी बस चला रहा हूं। बीवी ने चाय लाकर पूछा क्या हुआ है, पर मैं उसे क्या बताता। जो देखा था, जो महसूस किया था, उसे लफ्जों में ढालना मुश्किल था। मैंने बस इतना कहा कि रात की ड्यूटी ज्यादा थका देने वाली थी, पर अंदर ही अंदर मुझे पता था ये सिर्फ थकान नहीं थी। डिपो पहुंचते ही कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कोई पहले से जानता हो कि रात मेरे साथ क्या हुआ। रामफल अभी तक आया नहीं था। मैं ऑफिस के बाहर खड़ा चाय पी रहा था जब एक पुराना ड्राइवर धर्मपाल मेरे पास आया। उसने बिना पूछे कहा, तुम कल रात चंडीगढ़ हिसार वाली बस चला रहे थे ना? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से बोला, उस जंगल के बारे में ज्यादा बात मत किया करो। ये कहकर वो वहां से चला गया। मेरे सीने में फिर वही ठंडक उतर आई। थोड़ी देर बाद रामफल आया। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। मैंने पूछा ठीक है ना, तो वो चुपचाप बैठ गया। फिर धीरे से बोला, सतबीर, रात जो हमने देखा, क्या वो सच था? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे तसल्ली मिली कि मैं अकेला नहीं था।
मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता हूं वही सफेद कुर्ता दिखता है। उसी दिन हमें फिर से वही रूट मिल गया। मैंने मना करना चाहा, पर ड्यूटी लिस्ट में नाम लिखा था। सुपरवाइजर ने सीधा कह दिया, अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकल दे दो। घर का खर्चा याद आया और मैं चुप हो गया। शाम होते ही दिल फिर से भारी हो गया, जैसे कोई पहले से ही इंतजार कर रहा हो। रात की बस इस बार और भी खाली थी। चंद लोग, ज्यादातर सोते हुए। इंजन स्टार्ट किया तो आवाज नॉर्मल थी, पर मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से सांस ली हो। मैंने मिरर देखा, कुछ नहीं। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकली। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हुईं और अंधेरा फिर से चिपकने लगा। जब हम उस पुराने बस स्टॉप के पास आए जहां कल वो आदमी मिला था, मैंने स्पीड कम कर दी। रामफल ने कहा, आज मत रोकना। मैंने हाँ कहा, पर बस खुद ब खुद धीमी हो गई। वही आधा मिटा हुआ बोर्ड, वही खामोशी। इस बार वहां कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और एक्सीलरेटर दबाया, पर तब पीछे से एक आवाज आई, कल तुमने जल्दी चला दी थी। मेरे हाथ कांप गए। ये आवाज सीधी मेरे कान के पास थी। मैंने मिरर में देखा, वही सफेद कुर्ता, इस बार सामने वाली सीट पर बैठा हुआ। उसका चेहरा और ज्यादा साफ दिख रहा था। चमड़ी पीली, आंखें गहरी और होंठ ऐसे जैसे बहुत पुरानी मुस्कान जम गई हो। पैसेंजर्स जैसे उसे देख ही नहीं रहे थे। रामफल ने आंखें बंद कर लीं और हनुमान जी का नाम लेने लगा। बस फिर उस जंगल वाले हिस्से में घुस गई। इस बार सड़क थोड़ी अलग लग रही थी। पेड़ ज्यादा पास थे, जैसे रास्ता सिकुड़ रहा हो। हेडलाइट की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। सफेद कुर्ता धीरे से बोला, यहीं से हम लोग शुरू होते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? उसने हंसकर कहा, जो घर नहीं पहुंच पाते। अचानक बस के अंदर सीटी हवा चलने लगी। शीशे पर हाथों के निशान उभर आए। पैसेंजर्स के चेहरे पत्थर जैसे हो गए। एक बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू किया, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। मुझे लगा इंजन बंद हो जाएगा, पर वो अपनी मर्जी से चल रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम स्ट्रांग हो इसलिए तुम चल रहे हो। उसकी बात समझने से पहले ही बस के बाहर वही आकृतियां दिखने लगीं जो कल देखी थीं। इस बार वो ज्यादा पास थीं। उनके चेहरे अधूरे थे, जैसे कोई तस्वीर जला दी हो। वो बस के साथ नहीं, बस के अंदर झांक रही थीं। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और स्टीयरिंग सीधी रखी। जैसे ही जंगल का आखिरी पेड़ दिखा, सफेद कुर्ता धीरे से उठा। उतरते वक्त उसने मेरे कान में कहा, अब तुम मुझे पहचानने लगे हो। और फिर वो हवा में घुल गया। बस अचानक झटके से नॉर्मल हो गई। पैसेंजर्स होश में आए जैसे गहरी नींद से जागे हों। अगला स्टॉप आया तो लोग उतर गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा। रामफल मेरी तरफ देखता रहा। मैं समझ गया ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। ये सिर्फ शुरुआत थी। सफेद कुर्ता सिर्फ एक चेहरा था। इस रूट पर और भी कहानियां जिंदा थीं, जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। उस रात ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया। बस स्टैंड के कोने में खड़ी अपनी साइकिल पर बैठा रहा और सोचता रहा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दिमाग बार बार उस सफेद कुर्ते वाले पर अटक जाता। अब तुम मुझे पहचानने लगे हो, उसकी बात का मतलब क्या था, ये समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंख बंद करता, जंगल का वही रास्ता, वही पेड़, वही अधूरे चेहरे सामने आ जाते। पसीने से भीगकर उठ बैठता और दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अगली सुबह बीवी ने बोला कि रात को मैं नींद में किसी का नाम ले रहा था। मैंने पूछा कौन सा नाम, तो वो बोली, राम राम। मैं खुद हैरान रह गया। मैं ज्यादा भगवान भक्ति कभी नहीं करता था, पर लग रहा था रात का डर मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। डिपो पहुंचते ही रामफल मिल गया। उसकी हालत मेरी तरह ही थी। उसने बताया कि उसकी माँ ने भी रात को सपने में उसे जंगल और एक सफेद कपड़े वाला आदमी दिखने की बात कही है। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं हो सकती। दोपहर को धर्मपाल फिर मिला। इस बार उसने खुद बुलाया और चाय के स्टॉल पर ले जाकर बैठा लिया। धीरे से बोला, तुमने उसको देख लिया ना? मैंने पूछा कौन, तो उसने इधर उधर देखकर कहा, वही जो रात की बस में आता है। उसने बताया कि पिछले 10-15 साल से इस रूट पर अजीब मौत होती आ रही है। कोई ड्राइवर हार्ट अटैक से, कोई बस पलटने से और कुछ लोग ऐसे ही गायब। लोग कहते हैं कि एक पुराना एक्सीडेंट हुआ था, जहां एक रोडवेज बस जंगल के पास पलट गई थी और कई लोग जिंदा जल गए थे। उनमें से एक ड्राइवर सफेद कुर्ता पहने रहता था।
मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। सफेद कुर्ता सुनते ही मेरी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। धर्मपाल ने कहा कि जो भी उस जंगल में बार बार जाता है उसे वो यादें पकड़ लेती हैं। तुम बच सकते हो, उसने कहा, अगर मन मजबूत रखो। पर उसकी आंखों में खुद भरोसा नहीं था। शाम को जब फिर वही ड्यूटी मिली तो मैं मना नहीं कर पाया। इस बार मैं पहले से ही तैयार था। जेब में छोटा सा हनुमान जी का फोटो रख लिया और स्टीयरिंग पर बैठते ही मन प्रार्थना करने लगा। बस निकली। हवा फिर से चिपचिपी थी। जंगल पास आने लगा तो दिल जोर से धड़कने लगा। रामफल ने बिना बोले ही गेट बंद कर दिया, जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ होने वाला है। जंगल के बीच पहुंचते ही बस की लाइट एक पल के लिए ब्लिंक हुई और फिर वो सफेद कुर्ता सीधा मेरे पास वाली सीट पर बैठा था। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, आंखों के नीचे काला घेरा और चेहरा जला हुआ सा। उसने धीरे से बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने कांपते हुए कहा, तुम ड्राइवर थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, और अब भी हूं। उसके बोलते ही बस के अंदर से जलने की स्मेल आने लगी, जैसे प्लास्टिक और कपड़ा जल रहा हो। पैसेंजर्स को भी महसूस होने लगा और वो घबरा गए। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ ने दरवाजा पीटना शुरू किया, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जंगल के पेड़ जैसे और पास आ गए। सफेद कुर्ता हंसा और बोला, इस रात कोई उतरा नहीं। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने पूरी हिम्मत जोड़कर स्टीयरिंग सीधी रखी और भगवान का नाम लिया। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने बस को पीछे से धक्का दिया हो। एक जोर का झटका लगा, पर बस संभल गई। सफेद कुर्ता अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। हम जल गए थे, उसने कहा, और कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे ही जंगल खत्म हुआ, वो हवा में घुल गया। बस नॉर्मल चलने लगी। पैसेंजर्स शांत हो गए, जैसे कुछ याद ही ना हो। रामफल ने मुझे देखा और बोला, सतबीर, ये हमें छोड़ने वाला नहीं। मैं जानता था वो सही कह रहा है। अब ये सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं रहा, ये कहानी मेरे साथ चल पड़ी थी और इसका अंत अभी दूर था। उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल चुका था। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही मुझे लगता जैसे किसी और के हाथ भी मेरे साथ चिपके हुए हैं। जलने की वो स्मेल, सफेद कुर्ते वाले की आंखों का दर्द, सब कुछ दिमाग में अटका हुआ था। मैं समझ गया था कि ये सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, बल्कि पूरा दर्दनाक सच है जो उस जंगल के साथ बंधा हुआ है। अगली सुबह डिपो में खामोशी थी। जो ड्राइवर्स पहले मजाक करते थे, आज आंखों से आंख मिलाने से बच रहे थे। रामफल ने मुझे साइड में ले जाकर बताया कि रात के बाद एक और ड्राइवर ने मेडिकल लीव ले ली है। वो कह रहा था कि उसे रात को स्टीयरिंग पकड़ते ही जलने की बू आने लगती है। तब मुझे यकीन हो गया कि सफेद कुर्ता सिर्फ मुझे नहीं, पूरे रूट को पकड़ रहा है। उसी दिन एक बूढ़ा आदमी डिपो के बाहर मिला, सफेद दाढ़ी, लाठी हाथ में। उसने मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें रात की बस बुला रही है। मैंने पूछा, कौन हो आप? तो वो बोला, मैं भी कभी ड्राइवर था, उस एक्सीडेंट से पहले। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि जंगल के पास जो बस जली थी, उसमें ड्राइवर ने लास्ट मोमेंट तक बस नहीं छोड़ी थी, पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश में। आग ने उसे और बस दोनों को एक साथ बांध दिया। शाम को जब फिर ड्यूटी मिली तो मैं जानता था आज कुछ अलग होने वाला है। बस में बैठते ही हवा ठंडी हो गई। जंगल के पास पहुंचते ही रोड पर जलने के काले निशान दिखने लगे, जो पहले कभी नहीं थे। सफेद कुर्ता इस बार पीछे से नहीं आया, बल्कि सीधा ड्राइवर कैबिन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज थकी हुई थी, तुम सुन रहे हो ना? अब मेरी बारी है। बस के अंदर अचानक पुरानी चीखों की गूंज भर गई। पैसेंजर्स के चेहरे पल में बदल गए, जैसे वो किसी और ही वक्त के लोग हों। मुझे लगा मैं वही पुराना एक्सीडेंट देख रहा हूं, आग, धुआं और लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सफेद कुर्ता बोला, मुझे याद रखा जाए, बस इतना चाहिए। जैसे ही जंगल खत्म हुआ, सब कुछ शांत हो गया। बस रुक गई। सफेद कुर्ता धीरे से बोला, सच बोलना मत छोड़ना। और फिर वो अंधेरे में घुल गया। मैं जानता था अब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि जिम्मेदारी की बन चुकी है। अगर मैंने सच छुपाया तो और लोग इस रास्ते पर जलते रहेंगे। उस रात के बाद मेरे लिए डिपो सिर्फ एक काम की जगह नहीं रहा, बल्कि एक बोझ बन गया। हर कोना मुझे उस जली हुई बस की याद दिलाता था। जब भी किसी बस का इंजन स्टार्ट होता, मुझे लगता जैसे आग भड़क रही हो।
सफेद कुर्ते वाले की बात सच बोलना मत छोड़ना मेरे कान में बार बार गूंज रही थी, पर सच बोलूं किससे और कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढने डिपो के बाहर गया जो कल मिला था। चाय वाले से पूछा, गार्ड से पूछा, पर किसी ने उसे देखा ही नहीं था। एक सफाई कर्मचारी ने कहा, यहां कोई बूढ़ा रोज नहीं आता भाई। मेरे बदन में ठंड सी दौड़ गई। मतलब या तो वो आदमी सच में इस दुनिया का नहीं था या फिर किसी और रूप में आकर मुझे चेतावनी दे गया था। रामफल भी चुप चुप रहने लगा था। टिकट काटते वक्त उसके हाथ कांपते थे। उसने मुझे बताया कि उसे रात को सपना आया जिसमें बस जल रही थी और सफेद कुर्ता उसे बुला रहा था। उसने रोते हुए कहा, सतबीर, मुझे लगता है ये रूट हमें खा जाएगा। मैंने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की, पर खुद मेरी हालत कुछ और थी। शाम को जब फिर वही बस मिली, मैंने स्टीयरिंग पर बैठते ही आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही बस जंगल के पास आई, हवा में धुएं की बू फिर से भर गई। इस बार सफेद कुर्ता चुपचाप सामने वाली शीशे के बाहर खड़ा था, जैसे सड़क पर ही चल रहा हो। उसकी नज़र सीधी मेरी आंखों में थी। वो कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा, और उसकी नज़र में ऐसी मजबूरी थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। जंगल के बीच पहुंचते ही बस के अंदर एक पल के लिए अंधेरा छा गया। लाइट्स बंद। पैसेंजर्स ने चीखना शुरू कर दिया। मुझे लगा बस बंद हो गई है, पर इंजन चल रहा था। अंधेरे में मुझे जलते हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगी। कोई बच्चा रो रहा था, कोई औरत मदद मांग रही थी। ये सब सपना नहीं था, ये यादें थीं जो बस के साथ चिपक चुकी थीं। सफेद कुर्ता अब मेरी सीट के बिल्कुल पास था। उसने धीरे से कहा, हम गलती से नहीं मरे थे। मैंने पूछा कैसे, तो उसकी आवाज़ भारी हो गई। बस की मेंटेनेंस पूरी नहीं हुई थी, ब्रेक पहले से खराब थे, फिर भी हमें रात की ड्यूटी पर भेज दिया गया। ये सुनते ही मुझे झटका लगा। मतलब ये सब सिर्फ हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा था। जैसे ही लाइट वापस आई, सब कुछ नॉर्मल दिखने लगा। पैसेंजर्स चुप हो गए। जंगल भी धीरे धीरे पीछे छूट गया। सफेद कुर्ता उतरने लगा। उतरते वक्त उसने कहा, अगर ये बात बाहर नहीं आई तो और रात की बसें जलती रहेंगी। उसके जाते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब मुझे समझ आ गया था कि ये डर मुझे कुछ करने के लिए चुना गया है। उस रात ड्यूटी के बाद मैं घर नहीं गया। मैं सीधा डिपो के पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ चल पड़ा। मुझे पता था जवाब वही कहीं दबा हुआ है, धूल और खामोशी के नीचे। और जैसे जैसे मैं उस अंधेरे कमरे के पास पहुंच रहा था, मुझे लग रहा सफेद कुर्ता मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खुलते ही धूल का बादल उठ गया। पुरानी फाइल्स, रजिस्टर और जले हुए कागज़ों की बू हवा में मिली हुई थी, जैसे ये कमरा खुद भी किसी राज को दबा कर बैठा हो। एक पीली सी बल्ब लटक रही थी जो बार बार झिलमिला रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मुड़कर देखता, पर वहां सिर्फ अंधेरा होता। मैं पुराने रूट रजिस्टर्स निकालने लगा, सालों पुराने पेज जिन पर रात की ड्यूटी के टाइम और बस नंबर्स लिखे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक एक रजिस्टर मेरे पैर के पास गिर गया। मैंने झुक कर उठाया तो उस पर लिखा था वही साल, वही डेट जब जंगल के पास बस जलने की घटना हुई थी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पेजेस पलटे। मेंटेनेंस रिपोर्ट का एक पेज आधा फटा हुआ था। ब्रेक कंडीशन के कॉलम में पेंसिल से लिखा था रिप्लेस नीडेड, और उसके नीचे किसी ने पेन से ओके लिखकर साइन कर दिया था। मेरे हाथ से रजिस्टर छूट गया। सफेद कुर्ते वाले की बात सच थी। यह मौत हादसा नहीं, जबरदस्ती छुपाई गई सच्चाई थी। तभी बल्ब एकदम से बुझ गई। अंधेरा पूरा कमरा निगल गया। उस अंधेरे में मुझे जलती हुई बस की रोशनी दिखने लगी, और उस रोशनी के बीच सफेद कुर्ता खड़ा था। इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि थका हुआ और उदास। उसने कहा, अब तुमने देख लिया। उसकी आवाज़ सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने कहा, सच बाहर आएगा। वो धीरे से बोला, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उस पल मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें सांस ले रही हों। फिर अचानक लाइट वापस आ गई। सफ़ेद कुर्ता गायब था। मेरे हाथ में सिर्फ वो रजिस्टर था जो सब कुछ बयान कर रहा था। सुबह होते ही मैं डिपो मैनेजर के ऑफिस गया। रजिस्टर उसके टेबल पर रख दिया। उसने पेजेस देखे, चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम समझते नहीं हो, ये बात बाहर गई तो बहुत लोग फंस जाएंगे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। मैंने जवाब दिया, अगर बाहर नहीं गई तो और लोग मरेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी शाम मुझे फिर रात की ड्यूटी मिली। इस बार बस में बैठते वक्त डर कम था, बोझ ज्यादा। जंगल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। सफेद कुर्ता फिर आया,
पर इस बार उसने बस के बाहर से सिर्फ हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो मैं देख रहा हूं। बस स्मूथली जंगल से निकल गई, कोई चीख, कोई आकृति नहीं, सिर्फ शांति। पर मुझे पता था ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। सच को दबाने वाले लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले, और सफेद कुर्ता भी तब तक चैन से नहीं जाएगा जब तक पूरा सच रोशनी में नहीं आ जाता। डिपो मैनेजर के ऑफिस से निकलते वक्त मुझे लगा जैसे हवा भी भारी हो गई हो। लोग मुझे अलग नज़र से देख रहे थे, कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ में डर। मैंने समझ लिया था कि रजिस्टर टेबल पर रखना सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। घर जाते वक्त 2 बार लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुड़कर देखता तो सड़क खाली होती, पर दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी। अगली सुबह मुझे नोटिस मिला कि मुझे टेम्पररी रूप से रात की ड्यूटी से हटा दिया गया है। बहाना लिखा था मेंटल स्ट्रेस। मैं समझ गया था ये सब रजिस्टर की वजह से हो रहा है। रामफल घबरा गया। उसने कहा, भाई हम गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। मैंने उसे कहा कि अगर अब पीछे हटे तो सफ़ेद कुर्ता कभी चैन से नहीं रहेगा, और न ही हम। उस रात पहली बार मैं बस में नहीं था, फिर भी मुझे जंगल की तरफ खींच महसूस हो रही थी। आधी रात को मेरी आंख खुली, कमरे में जलने की बू थी और खिड़की के पास सफ़ेद कुर्ता खड़ा था। इस बार वो बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे जिंदा इंसान। उसने कहा, तुमने दरवाज़ा खोला है, अब बंद नहीं कर सकते। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। उसने मुझे दिखाया कि उस रात क्या हुआ था, कैसे ब्रेक फेल हुई, कैसे बस जंगल के पास पलटी, कैसे आग भड़की। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था जैसे मैं ही उस बस में हूं। चीखें, धुआं और वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। जब होश आया तो मैं ज़मीन पर बैठा था और सुबह हो चुकी थी। डिपो में खबर फैल चुकी थी कि मैंने ऊपर तक कंप्लेंट भेजने की तैयारी कर ली है। 2 अनजान आदमी मुझे रास्ते में मिले और धीरे से समझाने लगे कि पुरानी बातें खोदना ठीक नहीं। उनकी बातों में धमकी छुपी हुई थी। मैं घर आया तो बीवी ने रोकर कहा कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, पर मैं जानता था अब ये जगह मुझे छोड़ने वाली नहीं। उस रात फिर वही बस जंगल से गुजरी, और इस बार मैंने दूर से देखा। बस के साथ साथ वो आकृतियां चल रही थीं, पर जंगल के बाहर निकलते ही गायब हो गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे सफ़ेद कुर्ता मुझे देखकर सिर हिला रहा हो, जैसे कह रहा हो, अब फैसला तुम्हारा है। अगली सुबह मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस एक्सीडेंट का छोटा सा जिक्र था, बिना किसी डिटेल के। मैंने समझ लिया था कि सच को जानबूझकर दबाया गया है। अब या तो मैं चुप रहता या पूरी तरह बोलता, और जो भी रास्ता मैं चुनता उसका अंजाम सिर्फ मेरी जिंदगी तक सीमित नहीं रहने वाला था। अखबार का वो पीला सा पन्ना मेरे हाथ में कांप रहा था। छोटी सी खबर नीचे कोने में दबी हुई, जैसे जानबूझकर छुपाई गई हो। हरियाणा रोडवेज की बस में आग, कुछ यात्री मरे गए। न ड्राइवर का नाम, न मेंटेनेंस का जिक्र, न जिम्मेदार का, सिर्फ 2 लाइन और खामोशी। मुझे लगा जैसे किसी ने फिर से उन जलते हुए लोगों पर मिट्टी डाल दी हो। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर अब भी था, पर उसके साथ गुस्सा भी आ गया था। मैं सीधा धर्मपाल के घर गया। उसने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, पर फिर रुक गया। अंदर बैठकर मैंने अखबार उसके सामने रख दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन तक डिपो में हंगामा हुआ था, पर फिर सब कुछ चुप करा दिया गया। जो ज़्यादा बोलते थे उनकी ड्यूटी बदल दी गई या मेडिकल पर भेज दिया गया। सफ़ेद कुर्ता, उसने धीरे से कहा, उस ड्राइवर का ही रूप है, वो चैन से नहीं जा सकता। शाम होते ही मुझे फ़ोन आया। नंबर अननोन था। उधर से आवाज़ आई, आप अपनी सीमा में रहिए। फ़ोन कट गया। उसी पल कमरे का टेम्परेचर गिर गया। जलने की बू फिर से आने लगी। सफ़ेद कुर्ता दीवार के पास खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर दर्द कम और उम्मीद ज़्यादा थी। उसने कहा, डर मत, सच बोलने वालों को हम छोड़ते नहीं। मुझे पहली बार लगा जैसे वो मेरा साथ दे रहा हो, सिर्फ डरा नहीं रहा। उस रात मैं चुप नहीं बैठा। मैंने सारे कागज़, रजिस्टर के फोटोकॉपी और अखबार इकट्ठा किए। रामफल भी आ गया। उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले दिन ऊपर तक कंप्लेंट जाएगी। रात को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर से बस के हॉर्न की आवाज़ आई, जबकि सड़क खाली थी। देखा तो जंगल की तरफ से हेडलाइट की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई बिना बस के ही चल रहा हो। सुबह डिपो में अफरा तफरी मची हुई थी। मैनेजर के ऑफिस के बाहर लोग खड़े थे। मुझे देखते ही बातें बंद हो गईं। मैंने बिना रुके अंदर जाकर फाइल रख दी। मैनेजर ने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैंने शांत आवाज़ में बोला, अंदाज़ा मुझे उस रात से है। कमरे के कोने में मुझे लगा जैसे सफ़ेद कुर्ता खड़ा मुस्कुरा रहा हो। उसी दिन शाम को फिर रात की बस निकली।
इस बार मैं ड्राइवर सीट पर नहीं था, पर जंगल के पास खड़ा था। जैसे ही बस उस मोड़ पर पहुंची, हवा तेज हो गई। आग की सी लाली हवा में दिखी। फिर अचानक बस ठीक ठाक निकल गई। कोई चीख नहीं, कोई आकृति नहीं। सफेद कुर्ता जंगल के अंदर खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार सर झुकाया, जैसे कह रहा हो रास्ता खुल रहा है। पर मैं जानता था ये अंतिम नहीं है। सच बाहर आना शुरू हुआ था, और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधेरा और जोर से पलटकर वार करेगा, और उस वार का सीधा निशाना मैं ही होने वाला था। सच बाहर आने लगा था, पर उसके साथ ही हवा का रुख भी बदल गया। डिपो में लोग दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ चुपचाप मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रख देते, कुछ आंखों से ही धमकी दे देते। मुझे समझ आ गया था कि मैं सिर्फ सफ़ेद कुर्ते वाले से नहीं, जिंदा लोगों से भी लड़ रहा हूं, और जिंदा लोग कभी कभी भूत से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उस रात मुझे फ़ोन पर फिर से कॉल आया। इस बार आवाज़ पहचानी सी थी, डिपो के ही किसी अफसर की। उसने कहा कि अगर मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं तो मेरी ड्यूटी नॉर्मल हो जाएगी। मैंने बिना सोचे मना कर दिया। फ़ोन कटते ही घर की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। खामोशी में अचानक एक आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने ज़मीन पर लाठी मारी हो। मैं समझ गया, सफ़ेद कुर्ता आ चुका है। वो इस बार दरवाजे के पास नहीं, मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा और ज़्यादा जला हुआ लग रहा था, जैसे सच के करीब आने पर उसका दर्द फिर से जिंदा हो रहा हो। उसने कहा, अंत पास आ रहा है। मैंने पूछा, किसका अंत? तो उसने जवाब दिया, झूठ का या तुम्हारा। ये कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया। अगली सुबह मुझे पता चला कि कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी बैठ चुकी है, पर साथ ही मेरी ट्रांसफ़र की फाइल भी चल रही थी। मुझे किसी दूर के डिपो भेजने की तैयारी थी। रामफल घबरा गया। उसने कहा, अगर मैं चला गया तो सच फिर दब जाएगा। मैंने उसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। शाम को मैं अकेला जंगल के उस मोड़ तक गया जहाँ से सब शुरू हुआ था। हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक मुझे लगा जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। फिर सफ़ेद कुर्ता सामने आया। इस बार उसके साथ और भी आकृतियां थीं, जली हुई, आधी अधूरी। उन सब की आंखें मुझ पर थीं। सफ़ेद कुर्ता बोला, अगर तुम सच बोलते रहे तो हम छूट जाएंगे। मैंने पूछा, और मैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात फिर बस निकली। इस बार ब्रेक बिल्कुल ठीक थे, मेंटेनेंस भी हुई थी। जंगल के पास कोई आकृति नहीं दिखी, पर जैसे ही बस आगे बढ़ी, पीछे से जोर का धक्का लगा। ड्राइवर ने संभाल ली, पर पैसेंजर्स चिल्लाए। सब कुछ ठीक हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ डराया हो। मुझे लगा ये उनका आखिरी इम्तिहान था। अगले दिन इंक्वायरी टीम आई। फाइलें खुली, सवाल हुए। मैनेजर और कुछ अफसर के चेहरे पर पसीना आ गया। मैं कोने में बैठा सब देखता रहा। मुझे महसूस हुआ जैसे सफ़ेद कुर्ता कमरे के बाहर खड़ा है, और पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। पर मुझे पता था अभी एक कदम और बाकी है। सच बाहर आ चुका था, पर जब तक जिम्मेदार लोगों का नाम सामने नहीं आता, तब तक ना उन आत्माओं को चैन मिलेगा, ना मुझे। और वो आखिरी कदम सबसे खतरनाक होने वाला था। इंक्वायरी के बाद डिपो का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो अफसर कल तक अकड़ में घूमते थे, आज धीरे बोल रहे थे। फाइल्स इधर उधर हो रही थीं, पुराने कागज निकल रहे थे। मुझे एक तरफ बैठा दिया गया, जैसे मैं कोई गवाह हूं, और साथ ही कोई गुनहगार भी। हर आदमी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और इस डर के बीच मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई नज़र मुझ पर टिकी हुई है। रात को घर लौटा तो थकान के बावजूद नींद नहीं आई। आधी रात को एक जोर का झटका लगा, जैसे कोई बस तेज ब्रेक मारकर रुकी हो। मैं उठकर बाहर आया। सड़क खाली थी, पर हवा में डीजल और जलने की बू थी। उस बू के साथ ही सफ़ेद कुर्ता सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वो ज्यादा गहरा दिख रहा था, जैसे उसका बोझ हल्का हो रहा हो। उसने कहा, नाम भी सामने आएंगे। उसकी आवाज में यकीन था। अगली सुबह इंक्वायरी रिपोर्ट का पहला हिस्सा बाहर आया। एक्सीडेंट के टाइम मेंटेनेंस में लापरवाही मानी गई। ब्रेक फेलियर को छुपाने की बात लिखी गई। डिपो में हंगामा मच गया। कुछ लोग मुझे कोस रहे थे, कुछ चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। मैनेजर मुझे देखकर आंखें चुरा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अब सच का रुख वापस नहीं मुड़ सकता। शाम को रामफल मेरे घर आया। उसने बताया कि कुछ लोग उसे डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ही सबका कारण हूं। मैं चुप रहा। मुझे पता था यह सब आखिरी कोशिश है। उस रात जब बस जंगल के पास से गुजरी, पहली बार सफ़ेद कुर्ता बिल्कुल शांत खड़ा था। ना कोई चीख, ना कोई आकृति, सिर्फ एक गहरी सी सांस और खामोशी। पर यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। अगले दिन इंक्वायरी का दूसरा हिस्सा आया। इस बार कुछ अफसरों के नाम लिखे थे। सस्पेंशन, ट्रांसफर और इंक्वायरी की बात हुई।
डिपो के बाहर भीड़ जमा हो गई। मीडिया के लोग भी आ गए। मैंने दूर से कैमरास देखे तो मेरे पैर कांप गए। सफ़ेद कुर्ता मेरी आंखों के सामने आया और बोला, बस एक कदम और। उसी शाम मुझे अकेला जंगल के उस मोड़ पर बुलाया गया। पता नहीं कौन था, पर मैं चला गया। अंधेरा घना था। अचानक हवा तेज हो गई। सफ़ेद कुर्ता और उसके साथ वो सारी आकृतियां सामने आ गईं। इस बार उनके चेहरे शांत थे। सफ़ेद कुर्ता बोला, आज फैसला होगा। मैंने पूछा, कैसा फैसला? उसने कहा, सच पूरा हुआ तो हम छूट जाएंगे, अधूरा रहा तो हम यहीं बंधे रहेंगे, और तुम भी। मेरी सांस अटक गई। मैं समझ गया था कि यह सिर्फ इंक्वायरी का मामला नहीं रहा। ये एक हिसाब था जो रात, जंगल और मौत के बीच लिखा जा रहा था, और इस हिसाब का आखिरी पन्ना अब खुलने ही वाला था। उस जंगल के मोड़ पर खड़े खड़े मुझे पहली बार अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतनी खामोशी थी कि लग रहा था जैसे पूरा जंगल मुझे ही देख रहा हो। सफ़ेद कुर्ता और उसके साथ खड़ी आकृतियां हवा में बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वक्त रुक गया हो। उन सब के चेहरों पर ना गुस्सा था, ना डर, सिर्फ इंतज़ार। ऐसा इंतज़ार जो सालों से अधूरा पड़ा हो। सफ़ेद कुर्ता आगे बढ़ा। इस बार उसके पैर ज़मीन को छू रहे थे। उसने कहा, हम यहां इसलिए बंधे रहे क्योंकि सच को जिंदा लोगों ने दफन कर दिया। उसकी आवाज़ में थकान थी, जैसे बोलते बोलते भी उसे दर्द होता हो। मैंने पूछा, अगर सच पूरा बाहर आ गया तो? उसने धीरे से कहा, तब हमें रास्ता मिलेगा। अगले दिन इंक्वायरी की फाइनल हियरिंग थी। मुझे भी बुलाया गया। कमरे में भारी हवा थी, बड़े अफसर, फाइल के ढेर और रिकॉर्डर्स की आवाज़। जब मेरी बारी आई तो पैर कांप रहे थे, पर आवाज़ सीधी निकल रही थी। मैंने वही कहा जो देखा, जो पढ़ा, जो महसूस किया। ब्रेक की रिपोर्ट, झूठा साइन और रात की ड्यूटी का प्रेशर। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उस रात घर आया तो थकान हद से ज़्यादा थी। नींद आते ही सपना शुरू हो गया। मैंने खुद को उस जली हुई बस के अंदर पाया। आग चारों तरफ थी, लोग चीख रहे थे। सफ़ेद कुर्ता स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। चेहरा जल चुका, पर आंखों में हिम्मत थी। उसने कहा, मैं बस छोड़ सकता था, पर लोगों को नहीं। अचानक आग बुझ गई और मैं पसीने में भीगा उठ बैठा। सुबह खबर आई कि इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ अफसर सस्पेंड हुए, कुछ पर केस दर्ज हुआ। डिपो में शोर मच गया, पर उस शोर के बीच मुझे लग रहा था जैसे कोई बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। शाम को मैं जंगल के उस मोड़ पर फिर गया। हवा शांत थी। सफ़ेद कुर्ता वहां खड़ा था, पर इस बार उसके साथ कोई और आकृति नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। अब हम जा सकते हैं, उसने कहा। मैंने पूछा, सब? उसने सिर हिला दिया। उसके पीछे हवा में हल्की सी रोशनी बनी और फिर वो धीरे धीरे उसमें घुलने लगा। जाते जाते उसने कहा, तुमने सिर्फ हमें नहीं, औरों को भी बचाया। मैं वहां अकेला खड़ा रहा। जंगल अब जंगल जैसा लग रहा था, डरावना नहीं। पर मैं जानता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सच जब बाहर आते हैं तो उनकी कीमत जिंदा लोगों को चुकानी पड़ती है, और मेरी कीमत अभी बाकी थी। सफेद कुर्ता के जाते ही जंगल की हवा बिल्कुल बदल गई थी। जहां पहले घुटन होती थी, वहां अब अजीब सी शांति थी। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अपने को विदा कर रहा हूं। पर जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, मुझे महसूस हुआ कि कहानी सच में खत्म नहीं हुई है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो सच बाहर आने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अगली सुबह डेपो में मेरी एंट्री अलग नजरों से हुई। जो लोग पहले नजर चुरा लेते थे, आज चुपचाप सर हिला देते थे। कुछ लोगों के चेहरों पर गुस्सा था, जैसे मैंने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी हो। मैनेजर का ऑफिस बंद पड़ा था। नया ऑफिसर आया था और उसने सबसे पहले रात की बसेस की लिस्ट मंगवाई। मैंने देखा कैसे पुराने रिकॉर्ड्स को फिर से चेक किया जा रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। रामफल मेरे पास आया और धीरे से बोला कि रात को पहली बार उस जंगल के पास से बस बिना रुके, बिना किसी डर के निकल गई। कोई ठंडक नहीं, कोई बू नहीं, पैसेंजर्स भी नॉर्मल थे। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, पर उसी वक्त एक अनजानी सी घबराहट भी हुई, जैसे किसी और चीज ने अब जगह ले ली हो। उस रात मैं घर पर ही था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो कमरे में अजीब सी रोशनी थी। सफेद कुर्ता वापस नहीं था, पर एक पुरानी रोडवेज बस का साया दीवार पर हिल रहा था। मुझे लगा शायद सपना है। तभी कान में एक आवाज आई, बिल्कुल हल्की, हर सच का बोझ होता है। मैं उठकर बैठ गया। कमरा खाली था, पर दिल तेज धड़क रहा था। अगले कुछ दिन शांत रहे,
लेकिन शहर में अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि मैं रात की बसेस में भूत देख लेता हूं, कि मेरी वजह से अफसर फंसे हैं। कुछ ड्राइवर्स मुझसे बात करने से कतराने लगे। एक दिन किसी ने मेरी बस के शीशे पर कोयले से लिख दिया, ज्यादा सच भी खतरनाक होता है। ये देखकर मेरी बीवी डर गई। उसने कहा अब बस करो, पर मैं जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। एक शाम नई ड्यूटी लिस्ट लगी। मेरा नाम फिर से रात की बस में था। वही रूट, वही जंगल। दिल में हल्की सी कंपन हुई, पर इस बार डर से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। बस स्टार्ट की। जंगल के पास आते ही मैं पूरी तरह होश में था। न कोई ठंडक, न कोई आवाज, सिर्फ रोड और हेडलाइट्स। पर जैसे ही बस जंगल के बीच पहुंची, मुझे लगा जैसे पीछे कोई बैठा है। मिरर में देखा, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी परछाई। ये सफेद कुर्ता नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अनजाना। मुझे लगा जैसे जंगल मुझे याद दिला रहा हो कि एक सच खत्म हुआ है, पर सब सच नहीं। मैं बस चलाता रहा। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात समझ आ गया कि सफेद कुर्ता चला गया, पर रात की सड़कों की अपनी यादें होती हैं, और जब कोई उन यादों को छेड़ता है तो कुछ निशान रह जाते हैं। अब मैं उन निशानों के साथ जीने वाला था, क्योंकि मेरी कहानी का अंतिम सच अभी लिखा जाना बाकी था। अगली सुबह जब मैं उठा तो लग रहा था जैसे रात की थकान हड्डियों में बस गई हो। आंखों के नीचे काले घेरे थे और दिमाग में वही परछाई बार बार घूम रही थी। सफेद कुर्ता चला गया था, पर जो नया एहसास पैदा हुआ था वो ज्यादा भारी था। मैं जानता था कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये किसी और चीज का इशारा है। डेपो पहुंचते ही माहौल फिर से थोड़ा बदला हुआ लगा। लोग चुप थे, बातें धीमी आवाज में हो रही थीं, जैसे रात का जंगल शहर तक आ गया हो। एक पुराना कंडक्टर मेरे पास आया और बोला कि पिछली रात 2 बस ड्राइवर्स ने एक साथ रिजाइन डाल दिया है। दोनों ने लिखा था कि रात की ड्यूटी उनसे नहीं होगी। किसी ने वजह नहीं लिखी, बस इतना कहा कि कुछ चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं। उस दिन मुझे डेपो के पुराने स्टोर रूम में बुलाया गया। वहां जमीन पर मिट्टी जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे। नए ऑफिसर ने एक फाइल खोली जिसमें 90 के दशक के रिकॉर्ड्स थे। उसने मुझे बताया कि उसी जंगल के पास एक हरियाणा रोडवेज की बस सालों पहले लापता हो गई थी। न बस मिली, न ड्राइवर, न पैसेंजर्स। केस को टेक्निकल फॉल्ट कहकर बंद कर दिया गया। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था जो देखकर मेरी सांस अटक गई। वो नाम मेरी ही तरह का था, सिर्फ एक अक्षर का फर्क था। मुझे लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो, पर ऑफिसर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। रात को घर जाते वक्त मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं रुक कर देखता तो कुछ नहीं होता। गलियों में अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा मंदिर के पास बैठ गया। दिल में पहली बार सच्चा डर था, ऐसा डर जो कहानियों का नहीं, पहचान का होता है। रात को सपने में मैंने खुद को एक पुरानी बस में देखा। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ थे, पर शीशा देखने पर चेहरा मेरा नहीं था। जंगल मेरे बिल्कुल करीब आ गया था, जैसे बस सड़क पर नहीं, पेड़ों के बीच चल रही हो। सुबह आंख खुली तो पसीने में भीगा हुआ था। फोन पर एक मिस्ड कॉल थी, अननोन नंबर से। कॉल बैक किया तो किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, पर कुछ रास्ते आदमी के अंदर खुल जाते हैं। फिर लाइन कट गई। मैं समझ गया कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। सफेद कुर्ता शायद एक चेहरा था, पर जो सच अब सामने आ रहा था वो पूरी सड़क का था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आप बीती कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही। अब ये हरियाणा की उन सड़कों की कहानी बन रही है जो रात को जिंदा हो जाती हैं और जिन पर चलने वाला हर ड्राइवर अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। उस बुढ़े आदमी की आवाज पूरे दिन मेरे कानों में गूंजती रही। कुछ रास्ते आदमी के अंदर खुल जाते हैं। मैं स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, पर लग रहा था जैसे बस नहीं, मेरी जिंदगी किसी और मोड़ पर मुड़ रही हो। डिपो में आज ज्यादा भीड़ नहीं थी। रात की ड्यूटी के लिए नाम लगते ही ड्राइवर्स बहाने बनाकर निकल जाते थे। मैनेजर ने मुझे देखा और कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि इस रूट का बोझ सिर्फ कागजों से नहीं उतरता। शाम ढली तो आसमान पर बादल घने हो गए। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। मैंने बस स्टार्ट की और वही सड़क फिर सामने थी। जंगल के पास पहुंचते ही मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। हेडलाइट्स के दायरे के बाहर सब कुछ जिंदा सा महसूस हो रहा था। पेड़ों की परछाइयां बस की तरफ झुक रही थीं, जैसे देख रही हों। इस बार कोई सफेद कुर्ता नहीं था, पर उससे ज्यादा भयानक एक खामोशी थी। बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे थे, सब चुप, आंखें सीधी। एक बुढ़िया ने मेरे पास आकर कहा कि बेटा आज ज्यादा तेज मत चलाना, रास्ता थका हुआ है। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड सी उतर गई। रास्ता थका हुआ कैसे होता है, ये सवाल मैं पूछ नहीं पाया।
जंगल के बीच पहुंचते ही बस का रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा। पुरानी सी आवाज, जैसे किसी और जमाने से आ रही हो। अनाउंसमेंट हो रही थी, पर स्टेशन का नाम समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मुझे मिरर में कुछ दिखा। पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था, यूनिफॉर्म पहना हुआ, बिल्कुल पुराने जमाने का रोडवेज का कपड़ा। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें बिल्कुल साफ। वो मुझे ही देख रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पैसेंजर तो मैंने गिना था, पर यह आदमी कहां से आया? उसने धीरे से कहा कि बस चलाते रहना, रुकना मत। उसकी आवाज में न धमकी थी न रिक्वेस्ट, सिर्फ थकान। मुझे समझ आ गया कि यह वही लापता बस का ड्राइवर है। शायद उसका नाम भी मेरी तरह का था। उसने बताया बिना शब्दों के, जैसे यादें सीधी दिमाग में उतर रही हों। कैसे एक रात बस जंगल में घुस गई थी, कैसे रास्ता खुद ही मुड़ता चला गया, और कैसे सुबह कभी नहीं आई। वो आदमी खुद को छोड़ नहीं पाया, इसलिए रास्ते पर ही अटक गया। आज उसने मुझे इसलिए रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने को कहा, ताकि कहानी फिर से रिपीट ना हो। जंगल के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही एक जोर का झटका लगा। बस बाहर निकली और शहर की पहली लाइट दिखी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट खाली थी। रेडियो बंद हो चुका था। पैसेंजर जैसे नींद से जाग गए हों। बुढ़िया ने उतरते वक्त मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोला कि अब रास्ता हल्का हो गया है, पर यादें नहीं जाएंगी। उस रात घर जाकर मैं देर तक बैठा रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि जंगल ने मुझे अपनी कहानी दिखा दी है। अब अंतिम मोड़ करीब था। जो सच छुपा था वो खुल चुका था। पर हर कहानी का एक आखिरी दाम होता है, और मुझे पता था कि आज वो दाम मुझसे मांगा जाने वाला है। उस रात के बाद मेरी नींद पूरी तरह चली गई। आंखें बंद करता तो जंगल का वही मोड़, वही रोशनी और वो पुराना ड्राइवर सामने आ जाता। लगता था जैसे मेरी जिंदगी दो सड़कों के बीच अटक गई हो। एक वो जो रोज सुबह घर से डिपो तक जाती थी, और दूसरी वो जो सिर्फ रात को जिंदा होती थी। मैं समझ गया था कि ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं खुद इसका आखिरी मोड़ न देख लूं। अगली शाम बिना किसी को बताए मैं वक्त से पहले डिपो पहुंच गया। आज कोई पैसेंजर नहीं लेना था, कोई ड्यूटी स्लिप नहीं। बस खाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी सोच। इंजन स्टार्ट करते ही दिल तेज धड़कने लगा, पर इस बार डर के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे जो होना है आज ही होना है। सड़क धीरे धीरे शहर से दूर होती गई और जंगल फिर सामने आ गया। अंधेरा घना था, पर हेडलाइट्स ज्यादा तेज लग रही थीं, जैसे रास्ता खुद दिखना चाह रहा हो। जंगल के बीच पहुंचते ही हवा एकदम रुक सी गई। बस अपने आप धीमी हो गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। वो पुराना ड्राइवर फिर से पिछली सीट पर बैठा था। इस बार चेहरा थोड़ा सा साफ था। आंखों में शुक्रिया और बोझ दोनों साथ थे। उसने कहा कि हर रास्ता किसी को चुनता है, और इस रास्ते ने मुझे चुना क्योंकि मैं भागा नहीं। सफेद कुर्ता सिर्फ एक दरवाजा था, असली कहानी तो सड़क की थी। बस अचानक रुक गई। आगे सड़क नहीं थी, सिर्फ जंगल, और बीच में एक पुरानी रोडवेज बस खड़ी थी, बिल्कुल जंग लगी हुई। मुझे लगा जैसे वक्त जम गया हो। वो लापता बस थी जिसका जिक्र फाइल्स में था। उस पुराने ड्राइवर ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो पलट सकता हूं और सब कुछ भूल सकता हूं, पर फिर ये सड़क किसी और को बुला लेगी। अगर मैं आगे बढ़ा तो कहानी खत्म हो जाएगी, पर मुझे अपना एक हिस्सा यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी और बस से नीचे उतर आया। जंगल बिल्कुल पास था, इतना पास कि सांस महसूस होती थी। मैं उस पुरानी बस के दरवाजे के पास गया। अंदर अंधेरा था, पर लग रहा था जैसे कई आंखें मुझे देख रही हों। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा कि अब बस। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा जोर से चली, पेड़ झुक गए और एक तेज आवाज हुई। आंखें खोलीं तो जंगल शांत था। पुरानी बस गायब थी, पिछली सीट खाली थी। मैं वापस अपनी बस में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इस बार रास्ता बिल्कुल सीधा था। जंगल पीछे रह गया और शहर की लाइट सामने आ गई। दिल हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह जब डिपो पहुंचा तो किसी ने मुझसे रात के बारे में कुछ नहीं पूछा, जैसे सब नॉर्मल हो। मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा कि आज से वो रूट परमानेंटली बंद हो रहा है। आज भी मैं बस चलाता हूं, पर रात के रास्ते से दूर। कभी कभी शीशे में एक पल के लिए कोई परछाई दिख जाती है, फिर गायब हो जाती है। मुझे पता है कि वो यादें हैं जो कभी पूरी तरह नहीं जाती। ये मेरी आप बीती कहानी यहीं खत्म होती है, पर हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले हर ड्राइवर के लिए एक चेतावनी छोड़ जाती है। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो आदमी को भी बदल देते हैं।